अपने उत्कर्ष काल में तुर्की ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की वह 3 महाद्वीपों में एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ था। इसलिए ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है। यूरोप में तुर्की साम्राज्य के क्रमशः विघटन से उत्पन्न शून्यता को भरने की समस्या को निकट पूर्वी या पूर्वी समस्या कहते हैं, नियर ईस्ट प्रॉब्लम। 17वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन इनकी शासकों की कमज़ोर स्थिति के कारण इसमें क्रमशः पतन आरंभ हो चुका था। इस साम्राज्य ने बाल्कन के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, जो भाषा, रक्त, धर्म आदि में तुर्कों से सर्वथा भिन्न थे। जब इन जातियों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई, तो वे अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने लगे। इसलिए अब तुर्की साम्राज्य एक समस्याग्रस्त स्थल बन चुका था और वह पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। इस सारी समस्या के चलते ही तुर्की को अक्सर सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, यानी यूरोप का बीमार व्यक्ति। वर्ष 1815 में वियना की संधि में तुर्की के सुल्तान को नहीं बुलाया गया, क्योंकि रूस का ज़ार यह नहीं चाहता था कि तुर्की साम्राज्य में अन्य यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़े। लेकिन तुर्की को यह आशंका उत्पन्न होने लगी कि वह उसकी निर्बलता का लाभ उठा के उसे हड़पना चाहता है। इसलिए इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर तुर्की की ओर अधिक ध्यान देने लगे और यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय बन गई। यही समस्या इतिहास में पूर्वी समस्या के नाम से प्रसिद्ध है। तुर्की के साम्राज्य की पतोन्मुख स्थिति के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। समस्या यह थी कि तुर्की साम्राज्य की समाप्ति के बाद बाल्कन क्षेत्र में उसका स्थान कौन लेगा। इसके प्रमुख पक्ष इस प्रकार थे। सबसे पहला, तुर्की साम्राज्य का विघटन। दूसरा, तुर्की और उसकी ईसाई प्रजा के संबंध। तीसरा, बाल्कन क्षेत्रों की प्रदेश की जातियों में राष्ट्रीयता की भावना। और चौथा, राष्ट्रीयता के आधार पर यूरोपीय देशों का तुर्की में हस्तक्षेप। बाल्कन राज्यों का एक ही उद्देश्य रह गया था, पतन की ओर अग्रसर तुर्की के साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त कर उसके अधिक से अधिक भूभाग पर अपना अधिकार करना। इसलिए बाल्कन राज्यों का एक संघ गठित किया गया। बाल्कन राज्यों में आर्मीनिया, बल्गेरिया, क्रीट, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, ये सब देश सम्मिलित थे। तो सबसे पहले सर्बिया और बल्गेरिया में एक संधि हुई, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर तुर्की के विरुद्ध सम्मिलित आक्रमण करने का निश्चय किया गया। इस संधि के बाद यूनान और बल्गेरिया के बीच भी एक रक्षात्मक संधि हुई और इस प्रकार एक बाल्कन संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था तुर्की की निर्बलता से लाभ उठाकर उसे परास्त करना और विजित क्षेत्रों को आपस में बांट लेना। ये सभी बाल्कन राज्य मैसेडोनिया को अपने अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। 1912 और 1913 में प्रथम बाल्कन युद्ध लड़ा गया। यद्यपि यूरोप के देशों ने इस युद्ध को रोकने के प्रयास भी करे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और तुर्की इसमें परास्त हुआ। ये बाल्कन युद्ध फिर से लड़े गए, यानी कि कुल दो बाल्कन युद्ध लड़े गए और इन युद्धों के परिणाम स्वरूप अपार जनहानि हुई। यूरोप में तुर्की का साम्राज्य का विनाश हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रीमिया के युद्ध की, 1854 से 1856 तक, क्योंकि हम पूर्वी समस्या के इस भाग में आरंभ से लेकर 1856 तक की बात कर रहे हैं। यूरोप के इतिहास में पूर्वी समस्या के बार बार उभरने का कारण यह था कि यूरोपीय महाशक्तियां एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखती थीं। ज़ार निकोलस के विचार से तुर्की यूरोप का बीमार आदमी था
और उसके मरने से पूर्व ही बंटवारे के विषय में विचार कर लेना अच्छा था। वह स्वयं कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करना चाहता था और इंग्लैंड को मिस्र और क्रीट दिलाना चाहता था। लेकिन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन इस विषय में रूस के शासक से सहमत नहीं था। वह इस बीमार आदमी का इलाज करना चाहता था और इस इलाज के माध्यम से अपने भारतीय साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रीमिया युद्ध के कारण। 1841 से 1852 तक पूर्वी यूरोप में शांति बनी रही और सुल्तान अब्दुल मजीद ने अपने साम्राज्य की दशा को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए। लेकिन जब उसने धार्मिक पक्षपात को समाप्त करने का प्रयास किया तो कट्टरपंथी मौलवी और उलेमाओं ने उसकी आलोचना आरंभ कर दी। तो क्रीमिया युद्ध के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार माने जा सकते हैं। पहला है तुर्की के सुल्तान की अयोग्यता। तुर्की का सुल्तान एक अयोग्य व्यक्ति था, इसलिए तुर्की जो पहले से ही कमज़ोर था, अपने सुल्तान की दुर्बलता ही उसकी क्रीमिया के युद्ध का कारण बनी। सुल्तान का शासन प्रबंध सुदृढ़ नहीं था और जनता उसके शासन से दुखी थी। इसके बाद आती है जेरूसलम की समस्या। तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत फिलिस्तीन में स्थित जेरूसलम के पवित्र स्थानों पर शताब्दियों से ग्रीक सन्यासी और कैथोलिक सन्यासी रहते आ रहे थे। यह स्थान ईसाइयों का धर्म स्थान था। तुर्की के सम्राट सुलेमान ने 1535 में इसका संरक्षण का काम कैथोलिक सन्यासियों को सौंप दिया गया था और एक अन्य संधि द्वारा यह मान लिया गया कि कैथोलिक सन्यासियों की रक्षा का भार फ्रांस पर और ग्रीक सन्यासियों की रक्षा का भार रूस पर रहेगा। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस ने इस मामले में रुचि लेना बंद कर दिया और इसका लाभ उठाकर ग्रीक चर्च के पादरियों ने रोमन चर्च के विशेषाधिकारों पर अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया। लेकिन फ्रांस चूंकि अपनी आंतरिक राजनीति में उलझा रहा, इसलिए इस ओर ध्यान नहीं दे पाया। 1850 में लुई नेपोलियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में तुर्की के सुल्तान को कैथोलिक सन्यासियों के पुराने अधिकार लौटाने के लिए एक पत्र लिखा, जिसके पीछे दो उद्देश्य थे। पहला तो वह कैथोलिक लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में फ्रांस के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहता था। नेपोलियन का यह भी मत था कि इस तरह का पक्ष लेने से उसे यूनानी सन्यासियों के संरक्षक रूस से भी संघर्ष करना पड़ेगा और वह अपनी 1812 की हार और 1840 की संधियों के राष्ट्रीय अपमान का बदला ले सकेगा। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर नेपोलियन ने जानबूझकर यरूशलेम की समस्या के प्रति उग्र नीति अपनाना आरंभ किया। इस युद्ध को टालने के लिए ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री काउंट बाउल ने इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के प्रतिनिधियों को जुलाई 1853 में वियना में आमंत्रित किया और इन चारों देश के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक नोट तैयार किया जिसे हम वियना नोट कहते हैं। इसमें रूस और तुर्की के ईसाई मत के संरक्षण से संबंधित संधियों की भाषा और अर्थों को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। रूस ने वियना नोट तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने ईसाई मत के संरक्षण का अर्थ जार द्वारा संरक्षण लगाया। इसके विपरीत तुर्की के सुल्तान ने उसमें 4 शब्द महान तुर्की के राज्य द्वारा जोड़कर ही उसे स्वीकार किया। इन 4 शब्दों के जुड़ जाने से यूनानी चर्च के ईसाइयों पर रूस संरक्षण के स्थान पर तुर्की का संरक्षण हो गया। रूस ने तुर्की के इस संशोधन को अस्वीकार किया और इसलिए तुर्की और रूस के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस का समर्थन प्राप्त करके तुर्की के सुल्तान ने 5 अक्टूबर 1853 को रूस को यह चेतावनी दी कि वह 15 दिन में मोल्डेविया और वलेशिया को खाली कर दे, लेकिन रूस ने इस ओर को ध्यान नहीं दिया। इसलिए तुर्की ने 23 अक्टूबर 1853 को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों पक्षों के बीच पहला युद्ध साइनोप की खाड़ी में हुआ।
जिसमें रूसी जहाज़ी बेड़े ने तुर्की जहाज़ी बेड़े को नष्ट कर दिया, और इस घटना को साइनोप का हत्याकांड कहा जाता है। इंग्लैंड का जनमत इस पर उबल पड़ा और रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की मांग की जाने लगी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एबरडीन अभी युद्ध नहीं चाहता था। नेपोलियन तुर्की की सहायता करना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड के सहयोग के बिना वह भी आगे नहीं बढ़ा। 4 जनवरी 1854 को इंग्लैंड और फ्रांस के सम्मिलित बेड़ा जहाजी बेड़ा काला सागर में प्रवेश कर गया। निकोलस ने भी एक शांति प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया, जिसे नेपोलियन तृतीय ने दिया था। 27 फरवरी को इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस को एक संयुक्त अल्टीमेटम भेजा, जिसमें 30 अप्रैल तक मोल्डेविया और वलेशिया खाली करने की मांग की, जिसे रूस ने इस चेतावनी को अस्वीकार कर दिया और 27 मार्च 1854 को इंग्लैंड और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। आरंभ में निकोलस को यह विश्वास था कि ऑस्ट्रिया उसका साथ देगा, लेकिन ऑस्ट्रिया इस युद्ध में तटस्थ रहा और प्रशा ने भी इस युद्ध में कोई रुचि नहीं दिखाई। क्रीमी का युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ। 25 फरवरी 1856 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और पीडमोंट सार्डिनिया के प्रतिनिधि संधि की शर्तों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए और 30 मार्च को सभी देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थीं। पहली, यूरोप के सभी देशों ने सामूहिक रूप से तुर्की की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का वचन दिया। दूसरा, तुर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा की स्थिति सुधारने का वचन दिया और आश्वासन दिया कि तुर्की निष्पक्ष और उदार शासन की ओर कदम बढ़ाएगा। तीसरा, काले सागर का तटस्थीकरण किया गया और सभी देशों के व्यापारिक जहाज़ों को काले सागर में आने जाने का अधिकार दिया गया, लेकिन युद्धपोत का प्रवेश नहीं था। चौथा, कार्स तुर्की को और क्रीमिया रूस को लौटा दिया गया। पांचवा, डैन्यूब नदी के माध्यम से सभी देशों को समान रूप से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। छठा, दक्षिणी वेसर्बिया का भाग रूस से लेकर मोल्डेविया में मिलाया गया और रूस का संरक्षण मोल्डेविया और वलेशिया पर समाप्त कर दिया गया। और सातवां, सर्बिया की स्वतंत्रता की सभी यूरोपीय देशों ने गारंटी दी। इस संधि के साथ साथ 3 उपसंधियां भी सम्मिलित की गई। पहली, 6 यूरोपीय देशों और तुर्की के बीच एक उपसंधि द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डार्डेनल्स और बास्फोरस के जलडमरू मध्य में किसी भी देश को के युद्धपोत उस समय तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे जब तक कि तुर्की युद्ध में सम्मिलित न हो जाए। दूसरी उपसंधि तुर्की और रूस के बीच हुई और दोनों ने काले सागर में अपने तटों की रक्षा के लिए आवश्यक छोटे जहाज़ों की संख्या निर्धारित की। तीसरी उपसंधि इंग्लैंड और रूस के बीच में हुई, जिसका संबंध बाल्टिक सागर में स्थित ऑलैंड द्वीपों से था। इसके अलावा पेरिस के इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए और पेरिस की संधि में परिशिष्ट के रूप में जोड़ा। इस घोषणा पत्र द्वारा समुद्रों में शत्रुपोत को लूटना बंद कर दिया गया और समुद्री युद्ध को नियमित करने और उसको मानवीय बनाने का सम्मान करने का प्रयास किया गया। अब हम पढ़ेंगे क्रीमिया युद्ध के परिणाम क्या निकले। यह युद्ध यूरोप की इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसके कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम निकले, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, तुर्की पर बहुत प्रभाव पड़ा, उसे एक नया जीवन मिला। ईसाई प्रजा पर रूस द्वारा संरक्षण का दावा समाप्त हो गया। वह यूरोपीय राष्ट्र समूह में सम्मिलित कर लिया गया। स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई।
दूसरा, रूस पर भी इस पेरिस की संधि का व्यापक प्रभाव पड़ा। उसे यूरोपीय देशों के सामने अपना अपमानित होने लगा और उसका प्रसार यूरोप की ओर रुक गया। इसलिए अब उसने मध्य एशिया की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जहां इंग्लैंड उसका विरोधी बन गया था। इसके अलावा उसका कुस्तुनतुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित करने का और काले सागर को रूसी झील बनाने का सपना कुछ वर्षों के लिए टूट गया। तीसरा, इंग्लैंड क्रीमिया के युद्ध में विजयी हुआ। पामर्स्टन की नीति सफल रही, लेकिन उसे काफ़ी जन और धन हानि हुई, और जिसके बदले में उसे 1 इंच भी भूमि प्राप्त नहीं हुई। चौथा, फ्रांस भी विजेता राष्ट्रों में से एक था, और यह नेपोलियन तृतीय की व्यक्तिगत सफलता थी। इस विजय के कारण यूरोप में फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ी और पेरिस कुछ समय के लिए यूरोपीय राजनीति का केंद्र बन गया। पांचवा, विजेताओं की सूची में सार्डिनिया राज्य का भी नाम था। इस युद्ध में सम्मिलित होने के कारण कैवूर को इटली के एकीकरण की समस्या को बड़े राष्ट्रों के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां उसे इंग्लैंड और फ्रांस का सक्रिय समर्थन मिला। छठा, ऑस्ट्रिया ने इस युद्ध में तटस्थ रहने का फैसला लिया था, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया, और उसके अल्टीमेटम के कारण ही रूस को मोल्डेविया और वलेशिया से हटना पड़ा था। इसलिए रूस उससे नाराज़ हो गया। पेरिस की संधि में ऑस्ट्रिया को निमंत्रण अवश्य मिला, उसे आमंत्रित अवश्य किया गया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। सातवां, प्रशा इस युद्ध में पूर्ण रूप से तटस्थ था, और यहीं से रूस और प्रशा की मित्रता आरंभ होती है। अब हम पढ़ेंगे क्रीमिया युद्ध का क्या महत्व था। इस युद्ध के महत्व के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे कहते हैं आधुनिक युद्धों में सबसे व्यर्थ युद्ध, और कुछ कहते हैं कि कुछ अभागे साधुओं को पूजा ग्रह की चाबी दिलाने के लिए लड़ा गया वह युद्ध था। क्रीमिया का युद्ध सामान्य अर्थ में यूरोपीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। रूस में तो इससे प्रतिक्रिया के युग का अंत और सुधार के युग का आरंभ हुआ। ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय को अनेक सुधार करने पड़े ताकि लोगों को अपने पक्ष में लेकर वह अपनी स्थिति का सुधार कर सके। उसके द्वारा किए गए सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण था दासों का उद्धार करना। यूरोप के कई देशों में भी प्रतिक्रिया के युग का अंत इसी समय हुआ, क्योंकि इस समय प्रतिक्रिया के समर्थकों में फूट उत्पन्न हो गई थी, और उसके फलस्वरूप इटली और जर्मनी दोनों स्थानों से ऑस्ट्रिया का बहिष्कार संभव हो सका। इसी समय राष्ट्रीयता और उदारवाद को भी सफलता प्राप्त हो सकी, और वियना की प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भी समाप्त हो गई। इस युद्ध के बाद बाल्कन प्रायद्वीप में राष्ट्रीयता की लहर फैली, और पेरिस की संधि के 6 वर्ष की अवधि में ही मोल्डेविया और वलेशिया ने संयुक्त होकर स्वतंत्र रोमानिया राज्य का निर्माण कर लिया। क्रीमिया के युद्ध से ब्रिटेन की विदेश नीति में भी परिवर्तन हुआ। उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और उसने इसके बाद महाद्वीप की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। 1856 के बाद यूरोप की राजनीति में बिस्मार्क, कावूर और गार्शकाव का आगमन हुआ, जो प्रतिक्रियावादी नीति में विश्वास नहीं रखते थे। ब्रिटेन की तरह ही रूस का भी यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप कम हो गया। इतिहास में पहली बार इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे को युद्ध में सहयोग करने के लिए सम्मिलित हुए। इस युद्ध के पश्चात जब भी दोनों देशों की सेना मैदान में आई, मित्र के रूप में ही आई। कुछ लोगों का मत है कि इस युद्ध का महत्व केवल इसलिए है कि इसने फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा व्यक्तित्व और उससे संबद्ध आधुनिक नर्सिंग सेवा को आरंभ किया, और उसी की प्रेरणा से 1864 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। इस प्रकार क्रीमिया के युद्ध के फलस्वरूप पूर्वी समस्या सुलझने के बदले अब और भी अधिक उलझ गई।
क्रीमिया के युद्ध के विजयों के कुछ परिणामों का निराकरण करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में हजारों सैनिकों का बलिदान और अपार धन व्यय करना पड़ा। 1856 के पेरिस के सम्मेलन के निर्णय अस्थायी और निरर्थक सिद्ध हुए। तुर्की की दशा में भी सुधार नहीं हो पाया और वह पतन की ओर अग्रसर होता चला गया।